गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज फिर से ततारा वामिरो कहानी का शेष भाग पढ़ा रही हूँ। आपको पढ़ा चुकी थी। समुद्र के किनारे दोनों जो है दूसरे छोर पर बैठा हुआ था और उसको मधुर संगीत सुनाई दिया। ततारा को ततारा उसी ओर जा रहा था जिधर से मधुर संगीत सुनाई पड़ रहा था। ततारा बढ़ते गया और अचानक से वामिरो नजर आ गई और दोनों एक दूसरे के सामने होते ही वामिरो चुप हो जाती है, अपना गाना बंद कर देती है और ततारा उसको बार बार आग्रह करता है। याचना मतलब आग्रह करना कि तुम अपना नाम बताओ और इस अधूरे गाने को पूरा करके सुनाओ। तो फिर भी वामिरो उसको स्वीकार नहीं करती है, लेकिन बार बार उसके प्रश्न करने के बाद वामिरो जो है जाते जाते अपना नाम बता जाती है। वामिरो का नाम सुनते ही तताड़ा बड़ा खुश हो जाता है, कहता वाह कितना अच्छा नाम है वामिरो। और वह यह कह करके वामिरो जो है झटके से लपाती यानी अपने गांव की ओर चली जाती है। ततारा को यह वाक्य गूंजता रहता है वामिरो वाला, और वामिरो मेरा नाम ततारा है। ततारा जो है अपना नाम बोलते हुए कहता है वामिरो मेरा नाम ततारा है और कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूँगा, तुम्हारी बाट जोहूँगा। बाट जोहना मतलब समझते हो तुम लोग, इंतज़ार करना, इंतज़ार करूँगा, ज़रूर आना। वामिरो रुकी नहीं, भागती गई। ततारा जाते हुए से निहारता रहा। वामिरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैन महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी, यानी वामिरो को जो है ततारा के प्रति आकर्षण हो गया, प्रेम हो गया, लेकिन वह झूठी दिखावा के लिए क्या कर रही थी, मुक्त होना चाहती थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाज़ा बंद किया और मन ही मन किसी और दिशा में जाने का मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास करने लगा। ततारा जो है बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा, वामिरो के आँख के सामने ततारा का चेहरा घूमता रहा। वह ततारा के बारे में जो है वामिरो बहुत सारी बातें सुन चुका था कि ततारा एक सुंदर, बलिष्ठ और शांत सभ्य भोला लड़का है, यानी ततारा के बारे में बहुत कुछ जानती थी वामिरो। उसका व्यक्तित्व कदाचित तो ऐसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी। ततारा को देख करके वामिरो को लगा कि मैं अपने लिए जैसा जीवन साथी खोजना चाहती हूँ, मैं उसी तरह का वह व्यक्ति है। किंतु यहाँ एक परंपरा बंधन बना हुआ था। क्या बंधन था? तो एक गांव के लड़के लड़कियां दूसरे गांव के लड़के लड़कियों से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकता था, यानी विवाह नहीं हो सकता था। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा। यह इसी परंपरा को निभाने के लिए वामिरो जो सोचे कि ततारा से तो मेरा शादी हो नहीं सकता, इसलिए उसको भूल जाना ही अच्छा रहेगा मेरे लिए, श्रेयस्कर। किंतु यह संभव जान पड़ा, यानी वह ततारा को भूल नहीं पा रही थी। ततारा बार बार उसके आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। निर्निमेष का अर्थ नीचे दिया हुआ है, आप लोग देखोगे। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे, यानी दुखी था। व्यथित मतलब दुखी था। किसी तरह आँच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी, यानी ततारा भी अब वहीं जाना चाह रहा था कि जल्दी शाम हो, और वामिरो भी यही चाह रही थी कि जल्दी शाम हो तो मैं वहाँ पहुँचूँ। ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी, यानी आज तक ततारा किसी की प्रतीक्षा इस तरह से नहीं की थी जैसा कि अभी वामिरो के लिए कर रहा था। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, यानी आश्चर्यचकित था, साथ ही रोमांचित यानी खुश भी था कि जीवन में आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था और मैं किसी का इंतज़ार नहीं किया था। दिन ढलने के काफ़ी पहले, यानी शाम हुआ भी नहीं था कि वह लपाती की उस समुद्र चट्टान पर पहुंच गया। ततारा जो है शाम होने से पहले ही वामिरो के लिए चट्टान पर समुद्र के किनारे पहुंच गया। वामिरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी पड़ रहा था, यानी वामिरो का इंतज़ार करना उसको पहाड़ की तरह भारी लग रहा था। जब तक वामिरो आ नहीं जाए तो उसको बड़ा दिन लंबा बुझा रहा था। उसके भीतर एक आशंका दौड़ रही थी। उसको ये संदेह हो रहा था कि वामिरो आएगी या नहीं आएगी। अगर वामिरो न आई तो वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। वह सोच रहा था अगर वामिरो नहीं आई तो क्या करेंगे, ये कुछ सोच नहीं पा रहा था मुझे क्या करना है। केवल इंतज़ार कर रहा था, प्रतीक्षारत यानी प्रतीक्षा में लगा हुआ था। बस आज की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। जिस तरह से समुद्र का किरण समुद्र पर सूरज की किरण पड़ते पड़ते धीरे धीरे डूबता जा रहा था, उसी तरह से वामिरो का इंतज़ार भी ततारा के लिए डूबता सा दिख रहा था। जैसे वह घबराहट में था, वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी
बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना ना भूलती। बामिरो भी वैसा ही कर रही थी कि वो बार बार ततारा का इंतजार करती हुई तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। जहाँ ततारा बैठा हुआ था वहीं आकर के वह रुक गई। दोनों शब्दहीन थे, यानी दोनों चुपचाप एक दूसरे के सामने खड़े थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। कुछ था दोनों के भीतर कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था, यानी कुछ ऐसा विचार था जो कि दोनों के अंदर दौड़ रहा था। एकटक निहारते हुए जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था, यानी सूरज डूब चुका था। अचानक बामिरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। अंधेरा होने लगा था। बामिरो को चेत आया कि अब अंधेरा हो चला, सूरज ढल गया, अब मुझे घर जाना चाहिए। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल शब्दहीन। ततारा जो है वहीं बामिरो के पास सामने खड़ा था, शब्दहीन, यानी कुछ बोल नहीं रहा था। दोनों रोज उसी तरह पहुंचते और वो मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते थे। दोनों जो है रोज शाम में उसी समय जो है एक जगह पहुंचते थे समुद्र के किनारे। दोनों मिलते थे लेकिन कोई एक दूसरे से कुछ बोल नहीं पाता था, बस भीतर समर्पण था, यानी एक दूसरे के लिए समर्पित हो चुका था दोनों, जो अनवरत गहरा रहा था, यानी लगातार गहराता जा रहा था दोनों के अंदर से प्रेम की भावना। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया, यानी लपाती के लोगों को पता चल गया कि आखिर बामिरो रोज़ कहाँ जाती है एक निश्चित समय से और निश्चित समय से लौट जाती है। धीरे धीरे उन लोगों को पता लग गया और यह खबर हवा की तरह बह उठी, यानी लपाती गांव में ततारा और बामिरो के मिलने की खबर हवा की तरह फैल गई। बामिरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का, यानी दोनों एक अलग अलग गांव का था। दोनों का संबंध संभव न था। रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वहाँ के वैवाहिक नियम क्या थे कि दोनों को शादी करने के लिए एक ही गांव का होना चाहिए, एक दूसरे के गांव से लड़का लड़की शादी नहीं कर सकता। बामिरो और ततारा को समझाने बुझाने का कई प्रयास किया गया, किंतु दोनों अडिग रहे, यानी डटे हुए रहे कि नहीं, हम करेंगे तो इसी से करेंगे। बामिरो कह रहा था हम ततारा से करेंगे, ततारा कह रहा था हम बामिरो से करेंगे, लेकिन ये क्या था, नियम के विरुद्ध था। लपाती के उसी समुद्र के किनारे पर मिलते रहे, अफवाहें फैलती रही दोनों के प्रति। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ, यानी ततारा के गांव में वार्षिक मेला होता था पशु पर्व का। और उस पर्व में क्या होता था, तो हिष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन, यानी अच्छे अच्छे पशुओं का प्रदर्शनी लगता था। पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती थी। पशुओं को और मनुष्यों के परीक्षा प्रतियोगिता होता था वर्ष में एक बार, और इसमें गांव के सभी गांव के लोग हिस्सा लेते थे। पासा यानी ततारा के गांव में जो वार्षिक मेला होता था उसमें आसपास गांव के सभी गांव के लोग भी हिस्सा लेते थे। बाद में नृत्य संगीत और भोजन का आयोजन होता था। शाम को सभी लोग पासा में एकत्रित होते थे, यानी ततारा के गांव में जमा होते थे, और धीरे धीरे अन्य कार्यक्रम भी हुआ करते थे। ततारा का मन इस कार्यक्रम में तनिक न लग रहा था। उसकी आंखें कहाँ थी, तो बामिरो को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे उसे जैसे कोई झांकता दिखा। तो जहाँ मेला लगा हुआ था, बहुत सारा नारियल का पेड़ लगा था, उसी के पीछे से कोई झांक रहा था। तो कौन थी, वो बामिरो थी। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की, वह बामिरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। गांव के सभी लोगों को पता चल गया था, इस कारण से वह भी ततारा के सामने आने में झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थी, यानी आंसू बह रहा था, भीग चुका था, ओठ कांप रहे थे। ततारा को देखते हुआ फूट फूट कर रोने लगी। ततारा विह्वल हुआ, यानी व्याकुल हो गया। ततारा बामिरो को देख करके उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी, यानी बामिरो जो है जोर जोर से रोने लगी। ततारा किंग कर्तव्य विमूढ़ था, यानी अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य था। बामिरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहाँ पहुँची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। ततारा को बामिरो के सामने देख करके बामिरो की माँ जो है आग बबूला होना समझते हो अधिक क्रोधित हो उठी। सारे गांव वाले की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। गांव वाले के सामने ऐसा देखकर लगा कि हमारी बेटी के साथ हमारा अपमान हो रहा है इस लड़के के साथ, अगर ये विवाह कर लेगी तो। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। बामिरो की माँ क्रोध में उफन उठी।
वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गया गांव के लोगों का। बामिरों की माँ भी क्रोध में आ गई। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया, यानी ततारा को उल्टी सीधी बातें कहने लगी। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाज़ उठाने लगे कि तुम बामिरों के साथ नहीं मिल सकते हो। यह ततारा के लिए असहनीय हो गया, यानी सहने के योग्य नहीं रहा। बामिरों अब भी रोए जा रही थी। ततारा गुस्से से भर उठा। उसे जहाँ विवाह की निषेध परंपरा का क्षोभ था, यानी दुख था, वहीं अपनी असहायता पर खींच था कि यानी ततारा का कोई सहायता नहीं कर रहा था। बामिरों का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका, यानी ततारा की कमर में जो तलवार था लकड़ी का, उस पर वह अपना हाथ रखा और क्रोध में उसने तलवार निकाल कर कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरफ बढ़ रहा था। लोग सहम उठे, यानी डर गए। लोग एक सन्नाटा सा खिंच गया, यानी लोग बहुत डर गए। जब कोई राह न सूझी क्रोध का शमन करने के लिए, उसमें शक्ति भर उसे धरती से घोंप दिया। तब ततारा ने गुस्से से उस तलवार को धरती में घोंप दिया। वह पसीने से नहा उठा। गुस्से के मारे उसके शरीर से पसीना निकलने लगा। सब घबरा रहे थे कि अब ततारा क्या करेगा। ये तलवार घोंप दिया। वह तलवार अपनी ओर खींचते हुए दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहाँ एक लकीर खींची वहाँ एक दरार होने लगी और धरती दो टुकड़े में बट गई। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध से में धरती फटती जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध से काटता जा रहा था। सभी व्याकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी कि ततारा ऐसा भी करेगा। उधर बामिरों फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, ततारा ततारा ततारा। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश उसी तरफ जा था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता हुआ जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़े में विभक्त हो चुका था। एक तरफ ततारा था और दूसरी तरफ बामिरों। ततारा को इस प्रकार क्या हो गया, वहाँ पे ततारा के तलवार घोंपने से वह द्वीप समूह दो भागों में बट गया। एक पार में ततारा हो गया और एक किनारे पे बामिरों हो गई। ततारा जो है धरती के अंदर समा गया। अब बामिरों क्या क्या हुआ आगे मैं आपको पढ़ाऊँगी। थैंक यू बच्चे।